हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, जिसका ये पार्ट 1 है। इस पूरे एक्ट को हम कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट्स में, और बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस एक्ट को समझने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, और जितने भी आपके जैसे सीयूईटी पीजी एग्जाम में या यूजीसी नेट एग्जाम में और भी बच्चों से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब के बारे में बात करेगी, उन सभी एग्जाम्स में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में जेजे एक्ट भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म समझते हैं। सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015। इसका मेन एम क्या है कि बच्चे की हम प्रॉपर केयर के बारे में बात करें, प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करें, उनके टोटल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें एंड सोशल रीइंटीग्रेशन के बारे में बात करें। तो ये भी बच्चों से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करना, उनमें अमेंडमेंट्स करना, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, बच्चे का ओवरऑल प्रोटेक्शन हो सके, उसके प्रॉपर केयर हो सके, है ना, और उसको रीइंटीग्रेट किया जा सके। ये सारी चीजें जो है, ये एक्ट जो है, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। अब इस एक्ट के अंदर दो तरीके के बच्चों के बारे में बात करी गई है। पहले वे बच्चे जिन्होंने किसी तरह का कोई अपराध किया है, और दूसरे वे बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ उन बच्चों को कहा गया है जिन्होंने किसी तरह के कोई अपराध किया है ना। चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, है ना, जिन्होंने लॉ के अगेंस्ट कोई काम किया है, जो कि लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने कोई काम किया है, इस वजह से उनको हम सीसीएल कैटेगरी में रखते हैं। फिर दूसरे वो बच्चे आ जाते हैं जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब जैसे जो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं ना, जिनके पेरेंट्स नहीं है, या फिर पेरेंट्स हैं वो टर्मिनली इल हैं, ऐसे स्टेज पर हैं जैसे कि बच्चे का वो ध्यान नहीं रख सकते, या फिर ऐसे बच्चे जिनको बाहर अगर रखा तो उनके ऊपर खतरा है कि वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो सकते हैं, या फिर किसी ड्रग पेडलर के हाथों में आ सकते हैं और वो किसी क्राइम में एंगेज हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। अब जेजे एक्ट के अंदर इन दोनों ही तरीके के बच्चों को कवर किया गया है। तो अब ये एक्ट आया कब था? तो 31 दिसंबर 2015 में एक्ट को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका था, यानी कि ये एक्ट बन चुका था 31 दिसंबर 2015 में। लेकिन इसको लागू किया गया, जो एनफोर्समेंट जिसे कहते हैं ना, इसे 15 जनवरी 2016 से इसको लागू किया गया। अब इस पूरे चैप्टर को हमने एक समराइज वे में करा है, ताकि आपको सेक्शंस याद रहें, और जैसे आपके एग्जाम्स में चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से रिलेटेड अगर कोई सेक्शन पूछा जाएगा, या फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको जब सेक्शन रेंज पता होगी तो आपको आइडिया रहेगा कि किस सेक्शन के अंडर ये चीज आ सकती है। इसीलिए ये टेब्यूलर फॉर्म में बहुत ही इजी तरीके से आपको ये चीज को समझाया गया है। इस टेब्यूलर फॉर्म में मैंने आपको चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम एंड सेक्शन रेंज बताया हुआ है। तो टोटल इस एक्ट के अंदर 10 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस कितने हैं? टोटल 112 सेक्शंस हैं। फर्स्ट चैप्टर बात करता है प्रीलिमिनरी की, जिसके अंदर शॉर्ट, टाइटल और एक्सटेंट के बारे में बात करी गई है। ठीक है, वो इसके अंदर दो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के अंदर प्रीलिमिनरी को कवर किया गया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी गई है। बच्चे के केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, टोटल वो 16 प्रिंसिपल्स हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये सेक्शन नंबर 3 के अंदर पूरा वो जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी गई है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का चैप्टर है। इसका सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन नंबर 9 तक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में सारी बातें बताई गई हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होते कौन कौन से मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होती है, क्या उनके पास पावर्स होते हैं। ये सारा जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में इस सेक्शंस के अंदर बताया गया है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 बात करता है प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। जो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होगा कि कितने टाइम पे उनको बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करना है, और अगर उन्होंने किसी तरीके का जो ऑफेंस किया है तब कैसे ट्रीट करना है, अगर 16 से 18 ईयर्स की एज है तो कैसे डील करना है, एज एडल्ट ट्रीट करना है या नहीं करना है,
वो सारा जो प्रोसीजर है वो सारा सेक्शन नंबर 10 से लेकर सेक्शन नंबर 26 के अंदर डिस्कस किया गया है। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 बात करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, और सेक्शन नंबर 27 से लेकर 30 तक ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चीज़ों को डिस्कस करता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने मंथ में कितनी मीटिंग्स कंपलसरी हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में सारी डिटेल्स हमें सेक्शन नंबर 27 के से सेक्शन नंबर 30 तक कवर की गई हैं। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जहां पर हम बात करते हैं प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अभी हमने चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ा था, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होगा वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होती भी किस लिए है, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों के लिए, है ना। फिर उसके बाद आता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और ये डील किसके लिए करती है, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। तो उसके रिलेटेड ही चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 31 से लेकर सेक्शन नंबर 38 तक इसमें सारे प्रोसीजर्स जो है, रिलेटेड प्रोसीजर्स, वो सब कवर्ड है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 बात करता है रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन की, कि बच्चे को आपने रिहेबिलिटेट करना है और रीइंटीग्रेट करना है, तो कैसे करना है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वो हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। एंड सेक्शंस रेंज क्या है, सेक्शन नंबर 39 से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक इसमें कवर किया गया है। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 8 बात करता है एडॉप्शन की। अगर कोई बच्चा है जैसे ऑर्फन है, या फिर कोई बच्चा है जिसको एडॉप्शन के लिए रखा गया है, तो क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वो हम सेक्शन नंबर 56 से लेकर सेक्शन नंबर 73 के अंदर डिस्कस करते हैं। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 9, जिसमें अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंसेस करे गए हैं तो उससे रिलेटेड भी जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड वो सेक्शन नंबर 74 से लेकर सेक्शन नंबर 89 में कवर है। चैप्टर नंबर 10 जो बात करता है वो करता है मिसलेनियस की, एंड सेक्शंस जो कवर होंगे वो होगा सेक्शन नंबर 90 से लेकर 112 तक। तो ये हमारा जो है एक शॉर्ट में मैंने आपको चीजें बता दी ताकि आपके दिमाग में डायग्राम बैठ जाए कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या चैप्टर्स के नेम है, कैसे डिवीजन है इनका, एंड क्या रेंज रहने वाला है सेक्शंस का। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जो कि सेक्शन नंबर 2 में डिफाइंड है। जितने भी लॉज हैं मोस्टली के अंदर सेक्शन नंबर 2 के अंदर ही आपको डेफिनेशंस बताई जाती हैं। तो यहाँ पर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसके ही सेक्शन नंबर 2 के अंदर हमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई गई हैं, जो हम एक एक करके अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो एक्ट है चाइल्ड की बात करता है, जुवेनाइल्स की बात करता है, तो पहले हम वही समझेंगे कि इस एक्ट के अंदर एक चाइल्ड किसे कहा गया है। सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 12 में इसको डिफाइन किया गया कि चाइल्ड कौन होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो चाइल्ड कहलाएगा। और सेम ही डेफिनेशन जुवेनाइल की भी है, और वो डिफाइन किसमें, सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 35 के अंदर डिफाइंड है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है उसे चाइल्ड या जुवेनाइल कहेंगे। फिर आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। जो भी बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का था और उसने किसी ऑफेंस को कमिट कर दिया है, उन बच्चों को हम चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 14 के अंदर हम बात करते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की। ऐसे बच्चे जो कि ऑर्फन हैं, अबेंडेंड हैं, ट्रैफिक्ड किए गए हैं, या फिर अब्यूज्ड या एक्सप्लॉइटेड हैं किसी भी तरीके से, उनको हम चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर रखेंगे। जो ये सेक्शन है ये अराउंड 16 डेफिनेशंस दे रखी हैं कि कौन कौन से बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आ सकते हैं। ये जो है ना मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि ये बच्चे जो है नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 2 के सब सेक्शन 10 के अंदर बोर्ड को डिफाइन किया गया है। जहां भी इस पूरे एक्ट के अंदर बोर्ड टर्म आया है उसका मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से है, और ये जो अथॉरिटी है ये किससे डील करती है, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंदर। और साथ के साथ सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऊपर है पूरा, कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या मेंबर्स रहने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो सेक्शन 4 के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। फिर सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 22 के बारे में बात करते हैं, जो कि
कमिटी टर्म को डिफाइन करता है। तो इस पूरे एक्ट के अंदर कहीं भी अगर आपको कमिटी टर्म दिखती है तो उसका मतलब क्या है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से है। और ये जो अथॉरिटी इसके बारे में डील करती है वे बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। और ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बनाई गई है ये सेक्शन नंबर 27 के अंडर बनाई गई है। सेक्शन नंबर 27 इस बारे में बात करता है कि बोर्ड के मेंबर्स कौन होने वाले हैं, कितने मेंबर्स होने वाले हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ये सारी चीजें जो है सेक्शन नंबर 27 में आपको जेजे एक्ट के मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में अबेंडेंट चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। अभी इतनी देर से हम बात कर रहे हैं अबेंडेंट चाइल्ड जो है वो सीएनसीपी के अंदर आता है। तो अबेंडेंट चाइल्ड कौन होगा, ऐसा बच्चा जिसको उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स या फिर गार्जियंस ने छोड़ दिया है ना, डिजर्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, वो बच्चे जो है अबेंडेंट चाइल्ड की कैटेगरी में आएंगे। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जोड़ दिया गया है कि ये जो बच्चा है कमिटी इंक्वायरी करने के बाद उस बच्चे को अबेंडेंट घोषित करेगी, उसके बाद ही उस बच्चे को अबेंडेंट चाइल्ड माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में एडॉप्शन टर्म को डिफाइन किया गया है। एडॉप्शन चाइल्ड का क्या मतलब होता है, ऐसा बच्चा जिसको बायोलॉजिकल पेरेंट्स से परमानेंटली सेपरेट कर दिया गया है और एडॉप्टिव पेरेंट्स का लॉफुल चाइल्ड बना दिया गया है। अब ये जो बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया गया है, बायोलॉजिकल चाइल्ड के साथ जितनी भी राइट्स, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच होती हैं, अब इस बच्चे के साथ भी, इस अडॉप्टिव बच्चे के साथ भी वो सारे राइट्स, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है जुड़ गई हैं। ठीक है, तो ऐसा बच्चा जो है अडॉप्टेड चाइल्ड कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 5 की बात करते हैं। उसमें जो टर्म डिफाइंड है वो है आफ्टर केयर। तो आफ्टर केयर क्या होता है, कोई भी बच्चा जिसने अपनी 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और किसी भी इंस्टीट्यूशनल केयर को छोड़ दिया है। इंस्टीट्यूशनल केयर से यहाँ पर क्या मतलब है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में अगर वो बच्चा रहा है 18 साल के बाद उसको वो इंस्टीट्यूशन छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही उसने छोड़ दिया है लेकिन उस पर्सन ने, उस बच्चे ने 21 साल अपनी कंप्लीट नहीं करी है, तो उस टाइम पर उस बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना या किसी भी तरीके से सपोर्ट करना, वो क्या कहलाएगा, आफ्टर केयर। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 9 में हम बात करते हैं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की। तो बच्चे के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो हमें ये ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा कि उसके जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो सभी फुलफिल हो रही हैं। उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हुए जो है सारे डिसीजन लिए गए हैं। इमोशनली डेवलपमेंट, उस बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल वेलबींग, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उस बच्चे के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया जाएगा। उसे हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड कहते हैं। और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि एक इंडिविजुअल बच्चा है उसका जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो अलग हो सकता है किसी दूसरे बच्चे से। तो वो क्या है, ये डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो भी डिसीजन लेगी बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में लेना चाहिए और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 15 में, जहां पर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड फ्रेंडली। ठीक है, जहां भी इस पूरे एक्ट के अंदर चाइल्ड फ्रेंडली टर्म यूज किया गया उसका क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस, कोई भी ऐसा एटीट्यूड, ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट जो कि ह्यूमेन हो, है ना, इंसानियत वाला हो, और इसमें क्या है, हम बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए हम उस बिहेवियर को अपना रहे हैं, तो वो जो बिहेवियर या वो जो प्रैक्टिस है वो क्या कहलाएगा, चाइल्ड फ्रेंडली कहलाया जाएगा। वो जो अप्रोच है वो चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 29 की, जहां पर हम बात कर रहे हैं फोस्टर केयर। यहाँ पर इस पूरे एक्ट के अंदर जहां भी फोस्टर केयर टर्म यूज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे को कमिटी द्वारा एक ऐसे एनवायरमेंट में रखा जा रहा है जो बिल्कुल उसकी फैमिली जैसा है। फैमिली नहीं है मगर बिल्कुल उसके फैमिली, जो भी बच्चे के बायोलॉजिकल फैमिली है, बिल्कुल उसकी तरह ही उसको एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये जो फोस्टर केयर देने वाली जो फैमिली होगी वो कौन डिसाइड करेगा, वो सीडब्ल्यूसी प्रोवाइड करेगी, है ना। वो जो कमिटी है वो ये देखेगी कि ये जो फैमिली है क्या ये फोस्टर केयर देने के लायक है या नहीं है। तो वो सारा वो क्वालिफाई करा है, अप्रूव किया, सुपरवाइज करते हैं, वो कमिटी इसको डिसाइड करती है। उसके बाद बच्चे को उस फोस्टर केयर में रखा जाता है जहां पर उसको उसके बायोलॉजिकल फैमिली जैसा ही एनवायरमेंट दिया जाता है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस जो कि जेजे एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। तो टोटल 3 तरीके के ऑफेंसेस के बारे में इस एक्ट के अंदर बात करी गई है। पहला है पेटी ऑफेंसेस, दूसरा है सीरियस ऑफेंसेस और तीसरा है हीनियस ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस क्या होता है, जैसे सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 45 के अंदर डिफाइंड है,
पेटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनकी पनिशमेंट है वो अप टू 3 इयर्स तक है ना। अगर इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है उस ऑफेंस के अंदर तो अप टू 3 इयर्स जो है वो ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं सीरियस ऑफेंसेस की, जो कि डिफाइंड है सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 54 के अंदर। अगर ऐसा ऑफेंस जिसमें इम्प्रिजनमेंट 3 to 7 इयर्स के अंदर है तो वो सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हीनियस ऑफेंसेस की, जो कि सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 33 ऑफ जेजे एक्ट में डिफाइंड है। अगर इम्प्रिजनमेंट 7 या 7 साल से अधिक का है तो वो हीनियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में वो ऑफेंस आएगा। इजी था बहुत, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स की, जो कि सेक्शन नंबर 3 ऑफ जेजे एक्ट के अंदर डिफाइंड है। तो टोटल 16 प्रिंसिपल्स की यहाँ पर बात करी जाती है। हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ओवरऑल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की। कोई भी बच्चे को जब तक वो 18 साल की एज कर नहीं हो जाता तब तक हम ये मानते हैं कि उस बच्चे से अगर कोई गलती हो जाती है या फिर कोई एक्ट ऐसा हो जाता है जो कि लॉ के अगेंस्ट है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो बच्चा जो है उसका क्रिमिनल इंटेंट नहीं था। ठीक है, अगर उस बच्चे से बाय चांस कोई एक्ट ऐसा हो भी जाता है लेकिन वो बच्चे को हम इनोसेंट मानते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ कि सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको इक्वल डिग्निटी और इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, जो कहता है कि हर बच्चे के पास ये राइट है कि उसकी बात को सुना जाए और जितने भी उससे रिगार्डिंग प्रोसेस या डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें बच्चे को पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट है। ऑल्सो जो भी बच्चे के व्यूज हैं वो कंसिडर किया जाए, बच्चे की एज और बच्चे की मैच्योरिटी लेवल को कंसिडर करते हुए बच्चे ने अगर कोई व्यू रखा है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करता है प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट की। तो जितने भी डिसीजन बच्चे के रिगार्डिंग लिए जाएंगे हमारा सबसे पहला जो कंसिडरेशन रहेगा कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को देखा जाएगा कि बच्चे के हित में कौन सी चीजें हैं ताकि बच्चे का जो पोटेंशियल है वो फुली डेवलप हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो बात करता है कि बच्चे के जो भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटेड टू उसके केयर, उसके नर्चर या उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली का होगा या फिर अडॉप्टिव फैमिली का होगा या फिर फोस्टर पेरेंट्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी क्या कहता है कि जितना भी हम बच्चे के रिगार्डिंग कोई भी मेजर्स ले रहे हैं उसमें हमको ये ध्यान रखना है, ये इंश्योर करना है कि बच्चा जो है वो सेफ है और उसे किसी भी तरीके का हार्म, अब्यूज या मालट्रीटमेंट उसके साथ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव मेजर्स की। पॉजिटिव मेजर्स कहता है कि जितने भी बच्चे से रिलेटेड जो भी मेजर्स लिए जाएंगे वो सारे क्या करेंगे, फैमिली और कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए किए जाएंगे ताकि बच्चा जो है वो किसी भी तरीके से वल्नरेबल नहीं हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स। नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स क्या कहते हैं कि बच्चे के रिगार्डिंग आप किसी भी तरीके के एक्यूजेटरी वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे ना, जिससे बच्चे को आहत हो सकती है चीजें। जो भी बिहेवियर आप यूज करेंगे वो सारा क्या होगा, नॉन एक्यूजेटरी होना चाहिए, जहां पर बच्चे को आप एक्यूज नहीं कर सकते कि आपकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी चीजों के लिए। इस तरीके से आप स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स। देखिए सबके पास अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो ऐसे ही जो बच्चा है उसके भी अपने राइट्स हैं। तो किसी भी के भी पास उस बच्चे के राइट्स को हटाने का प्रोविजन नहीं है, चाहे वो कमिटी हो चाहे उसके पेरेंट्स हो। तो बच्चे को जो भी राइट्स मिले हैं वो उसको प्रोवाइड करने ही होंगे। ठीक है, तो कमिटी या फिर उसके पेरेंट जो भी उसके बिहाफ पर जो भी डिसीजन ले रहा है उसके राइट्स को ध्यान में रखते हुए ही सारे डिसीजंस को लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल बात करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, कि बच्चे के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, एथनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस। किसी भी तरीके से बच्चे के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी रखनी है हर जगह। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। हर एक बच्चे के पास ये राइट है कि जो भी जुडिशियल प्रोसेस हो रहा है उसमें उसके प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए, उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कि बच्चे ने अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो कि क्रिमिनल एक्ट है तो भी हम जो भी
कमिटीज, रिलेटेड कमिटीज या फिर बोर्ड है, वो कोशिश ये करे कि बच्चे को इंस्टीट्यूशनल केयर में लास्टली रखा जाए। मतलब बच्चे को कोशिश किया जाए कि उसके या तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स या अडॉप्टिव पेरेंट्स या फिर फोस्टर पेरेंट्स के पास रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल केयर है ना, इंस्टीट्यूशनल केयर मतलब चाइल्ड केयर किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर रख रहे हैं तो वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। जब आपको लगे कि बच्चा जो है किसी भी तरीके से अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स या फोस्टर पेरेंट्स या गार्जियन के पास नहीं रह सकता या उसको नहीं रख सकते, तो ही उसको इंस्टीट्यूशनल केयर में रखना चाहिए। अदरवाइज प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि बच्चे को जो बायोलॉजिकल ही अपने पेरेंट्स के पास रखना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल केयर जो होगा वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीपेट्रिएशन एंड रिस्टोरेशन की। हर एक बच्चा जो कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में है, उसके पास राइट होना चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ उसको रीयूनाइट किया जाए जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। और जो भी उसके कल्चरल स्टेटस है, जो भी उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उन सबको वापस से रिस्टोर किया जा सके। जैसे कि बच्चा अपनी फैमिली में जो भी राइट्स, जो भी कल्चरल चीज़ों को एंजॉय कर रहा था, उसको वापस से ही वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, वापस से उसकी फैमिली के साथ उसको रिस्टोर करना, है ना, अपनी फैमिली से मिलवाना, रीयूनाइट करवाना, ये जो है मेन प्रोसेस रहना चाहिए। ये प्रिंसिपल है रिपेट्रिएशन रिस्टोरेशन का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट, जो बात करता है कि बच्चे के जो भी पास्ट रिकॉर्ड्स हैं ना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, वो इरेज कर दिए जाने चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बच्चा जो है वो किसी तरीके का क्रिमिनल एक्ट पहले करके आया हुआ है और इसीलिए उसको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो उसके पास्ट रिकॉर्ड को सबको डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शंस भी रख सकते हैं कि अगर लगता है कि नहीं, इस बच्चे का जो है पास्ट रिकॉर्ड रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में वो रखा जा सकता है। अदरवाइज मोस्टली केसेस में ये हम ध्यान रखेंगे कि बच्चे का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो सबको इरेज कर दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन की, जो बात करता है कि जो भी बच्चे इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसमें बच्चे को इन्वॉल्व ना करें, है ना, लास्ट रिजॉर्ट रखें इस चीज को। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो जाता, उस बच्चे को जुडिशियल प्रोसीडिंग से हमको क्या करना है, दूर रखना है ना, डाइवर्ट रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, जो कि हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कहता है कि जो भी बेसिक प्रोसीजरल स्टैंडर्ड है ऑफ फेयरनेस, वो बच्चे के, जैसे कि बच्चे की बातों को सुनना, फेयर ट्रायल होना चाहिए, राइट टू रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर बच्चे को नेचुरली जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो किए जाने चाहिए, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए कि बच्चे को जो है नेचुरल जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये हमने जो बात करी, ये सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं जेजे एक्ट के अंदर, जिनको इस पूरे एक्ट के अंदर जब भी आप बच्चे के साथ डील कर रहे हैं तो उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की, जो कि डिफाइंड है सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 21 के अंदर। यहाँ पर दो कैटेगरीज है, सीसीएल और सीएनसीपी के लिए, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए जो है ऑब्जर्वेशन होम्स है, स्पेशल होम है, प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड फिट फैसिलिटी है। और सीएनसीपी के लिए है चिल्ड्रंस होम, ओपन शेल्टर, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी एंड फिट फैसिलिटी। यहाँ पे फिट फैसिलिटी जो है सीएनसीपी और सीसीएल दोनों तरीके के बच्चों के लिए है, लेकिन दोनों का प्रोविजन थोड़ा अलग अलग है ना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। इसका हम डिटेल्ड भी समझेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने। इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है लाइक्स का, अराउंड मुझे 15 के अराउंड लाइक्स चाहिए, कि एटलीस्ट मुझे 15 लाइक्स इस वीडियो के अंदर चाहिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो को लाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो पाऊँ, मोटिवेट कर पाऊँ अपने आप को। सो आपको वीडियोस जल्दी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको ये वीडियो जल्दी चाहिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।